नमस्कार दोस्तों, बीएमए इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट के ऐसे 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यकीन दिला दें आपको, अगर ये 50 बहुविकल्पी प्रश्न आप तैयार कर लेते हैं तो यकीन जाने आपके बोर्ड एग्जाम में इन 50 के बाहर तो नहीं जाएगा। इसीलिए बने रहिए वीडियो में। आपको बता दें कि जो 50 बहुविकल्पी प्रश्न हमने तैयार किए हैं विगत प्रश्न है, ये यानी पिछले बार पूछे गए प्रश्न है, तो इसलिए वीडियो में बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी आपके बोर्ड पे दिया हुआ है, क्योंकि साइंस का इट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। फोकस ऑन योर बोर्ड, माय बोर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। हम शुरुआत से पढ़ते आए हैं कि जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। 3 नंबर वाला बिल्कुल सही। जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O, पहला है। चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। कह रहा है विद्युत धारा की इकाई क्या है। विद्युत धारा की इकाई जो है एम्पियर होती है। आप सभी स्टूडेंट ध्यान रखना, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, तो आपने टिक करना है एम्पियर होती है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर तीसरा, प्रकाश जो है, प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है। निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है, तो भाई सबको पता है 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। ये भी आपके पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है मनुष्य के रक्त का लाल रंग। मनुष्य के रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो हम कक्षा 6 से पढ़ते आए हैं कि मनुष्य के मतलब रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ के कारण होता है। तो इसमें लगा देते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की ही वजह से हमारे रक्त का जो है रंग लाल होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन से बढ़ने से पहले आपको हम बता दें, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है कि ऐसे ही वीडियो बनाए जाए तो प्लीज कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स। मतलब अपनी कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपनी राय दीजिए कि क्या ऐसे ही वीडियो बनाए जाए या टॉपिक वाइज ही पढ़ाए जाए। तो और एक और बात, ये जो हम वीडियो के थ्रू आपको पढ़ा रहे हैं, आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि इस वीडियो के थ्रू उनका भी फायदा हो सके। चलिए बढ़ते हैं इस वाले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है पौधों में जल वहन, पौधों में जल वहन किस तंतु के द्वारा होता है। जल का वहन यानी कि जल किसके द्वारा फैलता है, तो हमको सबको पता है कि जल वहन जो है, जल वहन यानी कि जाइलम के द्वारा फैलता है। जल वहन किसके द्वारा होता है, तो जाइलम के द्वारा होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला। जल मतलब जाइलम। किस गैस का उपयोग बल्बों में होता है ताकि बल्ब जो है खराब ना हो या जल्दी जले नहीं, तो किस गैस का प्रयोग होगा जो उसे बल्ब में भर दिया जाए तो बल्ब जल्दी खराब ना हो। तो ये बहुविकल्पी में क्वेश्चन आता है। आपको हम बता दें, अगर गैस में बल्ब में ऑर्गन गैस भर दी जाए, ऑर्गन गैस भर दी जाए तो बल्ब खराब होने की संभावना 90 से 95% कम हो जाती है। हालांकि खराब तो होता ही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत चालक है। ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। सबसे पहले रबर, कांच, तांबा, लकड़ी। तो ना तो रबर में करंट फ्लो होता है, ना तो कांच में होता है, ना तो लकड़ी में होता है, तो है किस पे, तांबे में करंट फ्लो हो जाता है, यानी विद्युत प्रवाह हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कह रहे जल का घनत्व, ध्यान रखिए, जल का घनत्व किस तापमान पर सबसे अधिक होता है, तो जल का घनत्व 4 डिग्री के तापमान पे सबसे ज्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्लास 10 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हम बनाए, जितने भी टॉपिक हम बनाए, आपको मिल जाए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियमों की संख्या कितनी होती है। परावर्तन के नियमों की संख्या कितनी होती है, तो हमको पता है परावर्तन के नियमों की संख्या 2 होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ।
इसका नाम है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10। इट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सॉरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम, हर साल पूछता है। तो पाचन तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा है? तो भाई साहब प्रमुख अंग होता है आंत। आंत जो है पाचन का प्रमुख अंग माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो कि 12 है, किस प्रक्रिया में गैस द्रव में परिवर्तित हो जाती है? यानी ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें गैस जो है द्रव में परिवर्तित हो जाती है? तो हम आपको बता दें वो संघनन की प्रक्रिया होती है जिसमें गैस द्रव में बदल जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे को किस गैस की आवश्यकता होती है? यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब हम कराते हैं तो जो पौधे होते हैं उन्हें किस गैस की आवश्यकता होगी? तो जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्या कहता है? प्रतिरोध की इकाई होती है। प्रतिरोध की इकाई ना तो जूल होती है ना तो मीटर होती है। प्रतिरोध की हमेशा इकाई याद रखना, प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका नाम है किस अंग में मनुष्य के सोचने समझने की क्षमता होती है? तो यकृत यानी कि लीवर में होती है सोचने समझने की क्षमता? नहीं, हाँ ये पता है मस्तिष्क में जो है मनुष्य के मस्तिष्क में सोचने व समझने व तर्क वितर्क करने की भी क्षमता होती है। तो मनुष्य का मस्तिष्क ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। ये आपको 50 बहुविकल्पी प्रश्न हम पूरे कराएंगे, इसलिए वीडियो में बने रहिए, पेशेंस रखिए यानी कि धैर्य बनाए रखिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। बात कर रहे हैं मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी भाई साहब स्टेपीज होती है। स्टेपीज नामक हड्डी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि आपके बोर्ड स्क्रीन पे है। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? जो प्रकाश होता है यानी प्रकाश की चलने किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो सबको पता है निर्वात में प्रकाश की चाल यानी कि प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 या 18। पंजाबी भाषा में ज्यादातर 18 बोलते हैं, तो चलिए ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। मनुष्य का रक्त परिसंचरण यानी रक्त को बहना मतलब परिसंचरण करना मुख्य रूप से किस अंग द्वारा होता है? तो जाहिर सी बात है गुर्दे के द्वारा तो होगा नहीं, यकृत के द्वारा तो होगा नहीं, हृदय के द्वारा मनुष्य का रक्त पूरे बॉडी में पंप करता है यानी परिसंचरण तंत्र कहलाता है, यही कहलाता है परिसंचरण तंत्र। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 18। प्रकाश का अपवर्तनांक कब होता है? कह रहे प्रकाश का अपवर्तनांक कब होता है? सॉरी, अपवर्तन कब होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन कब होता है? बस हमेशा ध्यान रखना, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी बिल्कुल सही ऑप्शन है कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से या किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए या प्रवेश करे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ जिसका नाम है जल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन पाई जाती है? तो जल में हमेशा याद रखना 11% ऑक्सीजन पाई जाती है। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि जल में ऑक्सीजन की मात्रा बताओ तो जल में ऑक्सीजन की मात्रा 11% होती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ जो कि क्वेश्चन नंबर 20 है। कह रहा है कि फिलामेंट का क्या कार्य होता है? तो फिलामेंट का कार्य अक्सर जो है हमको पता है कि जो बल्ब होता है उसमें फिलामेंट लगा हुआ होता है। फिलामेंट जैसे ही बल्ब को हम विद्युत धारा यानी बिजली देते हैं या करंट देते हैं वो फ्लो करता है, फ्लो करने के बाद वो चमक उत्पन्न करते हैं। तो जाहिर सी बात है प्रतिरोध कम करता है? नहीं। गर्मी उत्पाद बढ़ाता है? नहीं। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि भाई साहब फिलामेंट का कार्य प्रकाश उत्पन्न करना होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गैर धातु है?
निम्नलिखित में से कौन सा गैर धातु है? नंबर 1 तांबा, ये भी नहीं है। लोहा, ये भी नहीं। हाइड्रोजन, ये गैर धातु है क्योंकि ये धातु नहीं, जो धातु नहीं है गैर धातु। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। कह रहा है दहन की क्रिया, दहन की क्रिया, दहन क्रिया के लिए आवश्यक तत्व कौन सा होता है? तो दहन यानी कि जलना, तो आपको बता दें इसमें ऑक्सीजन वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बहुत स्टूडेंट के दिमाग में डाउट होगा कि यार ऑक्सीजन कैसे होगी, अगर ऑक्सीजन देंगे तो आग बुझ जाएगी। तो सबसे आसान तरीका है, तो ना तो नाइट्रोजन होगा, ना तो हाइड्रोजन होगा, ना तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो आग को बुझा देती है, तो ऑक्सीजन वाला बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। कह रहा है मानव शरीर में श्वेत रुधिर कणिकाओं का क्या कार्य होता है? यानी हमारे शरीर में जो WBC होती है, हमको पता है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता। तो जाहिर सी बात है WBC यानी कि WBC श्वेत रुधिर कणिकाओं का कार्य होगा रोगों से बचाना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाने वाला है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 क्वेश्चन में क्या है? कह रहा है कि किस गैस के बिना जलती हुई माचिस बुझ जाती है? बात समझ पा रहे हैं? अगर हम जलती हुई माचिस लेकर आए तो ऐसी कौन सी गैस उस पर डालें कि वो बुझ जाए? तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझ पा रहे हैं? तो किस गैस के बिना जलती हुई माचिस बुझ जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कभी कभी आपने देखा होगा जो फायर ब्रिगेड टीम आती है तो इनके सिलेंडर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, पानी भी होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जहां होगी गैस की मात्रा बुझ जाएगी। अगर आप जलती हुई तीली को अचानक मुंह में रखें, यानी जब जुबान पे टच नहीं करना है, तो कुछ समय बाद देखेंगे क्योंकि हमारे अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड आ रही, अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड आ रही, तो जाहिर सी बात है जलती हुई माचिस की तीली भी बुझ जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखना, जलती हुई माचिस की तीली कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से बुझ जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, जो कि इट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं। कह रहे पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षक बल का मान होता है, जो गुरुत्वाकर्षक बल है इसका मान कितना होता है, यानी खींचने की क्षमता। तो सबको पता है कि 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, यानी इसमें दिया है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुरुत्वाकर्षण का मान होता है कहां? पृथ्वी पर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 27 है। कह रहा है कि 27 में क्या है, देखिए ये जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं आप लोग एक एक क्वेश्चन अच्छे से नोट करिए, पर डे 10 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, 5 दिन में ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। कह रहा है प्रकाश का परावर्तन किस कारण होता है? तो सबको पता है प्रकाश का परावर्तन प्रकाश की दिशा में परिवर्तित होती है। प्रकाश का परावर्तन किस कारण होता है? तो प्रकाश की दिशा में परिवर्तन होता है। यहाँ थोड़ा गड़बड़ लिखा है, प्रकाश की दिशा में परिवर्तन होता है। ठीक है, जहां प्रकाश की दिशा होगी वहीं तो प्रकाश का परावर्तन होगा। परावर्तन मतलब प्रकाश आएगा वापस लौट जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 28 है। कह रहा अग्न्याशय किस कार्य के लिए जिम्मेदार होता है, यानी हमारी बॉडी में क्या वर्क होता है अग्न्याशय का? तो हमको पता है कि हमेशा भोजन पचाने वाले रस को निकालेगा। अग्न्याशय हमेशा पाचक रसों को अपने पास से निकालता है, तो भोजन पचाने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, बात करते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है 28 नंबर क्वेश्चन, फूल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो फूल का मुख्य कार्य प्रजनन करना ही होता है, आपने कक्षा 6 में पढ़ा। तो फूल का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रजनन करना होता है। ऑप्शन नंबर बी इट इज करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। कह रहा है किस गैस की अधिकता से पर्यावरण में अम्लीय वर्षा होने लगती है? अगर वातावरण जो हमारे पास चारों तरफ फैला हुआ है, ऐसी कौन सी गैस बढ़ जाए जो अम्लीय वर्षा यानी एसिड तेजाब बरसने की क्षमता बढ़ जाए? तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी नाइट्रोजन गैस की मात्रा वातावरण में बढ़ जाएगी, जब भी नाइट्रोजन गैस की मात्रा वातावरण में बढ़ेगी
संभावना है कि अम्लीय वर्षा हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं। अगर अम्लीय वर्षा कराना है, कहीं कहीं हो जाती है अम्लीय वर्षा, बहुत सारे वैज्ञानिक जब रिसर्च करते हैं तब अम्लीय वर्षा कराने के लिए नाइट्रोजन गैस का फ्लुएंस जो है उस स्थान पे बढ़ा देते हैं। तो संभावना होती है जो बादल यानी कि जो चक्र बनेगा वो जो है अम्लीय वर्षा का ही बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 30 है। कह रहा है पानी में घुलनशील पदार्थ का संकलन क्या कहलाता है। यानी कोई भी पानी है, अगर उसमें कोई चीज घुल जाए तो क्या कहलाएगा भाई, जाहिर सी बात, तो विलेन कहलाएगा, यानी इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नमक डाल दो पानी में, मिल गया एकदम अच्छे से, तो क्या तैयार हो गया, विलेन। तो आप समझ जाना वो विलेन होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। कह रहे हैं मानव शरीर में पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं होता है। तो अब तो ऑप्शन पढ़ने के बाद पता चलेगा कौन सा हिस्सा पाचन नहीं होता है। तो पेट है, गुर्दा है, मुंह है, आंत्र, ये 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। तो इसमें बताना है जो पाचन तंत्र पूरा बना होता है, गट सिस्टम, इसमें अगर देखा जाए तो गुर्दा नहीं होगा, यानी कि किडनी नहीं होगी, पेट भी होगा, मुंह भी होगा, आंत भी होगा। तो ये वाला ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाने वाला है, क्योंकि पाचन तंत्र के हिस्से में किडनी नहीं आती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 32 है। इसमें क्या करना है, कह रहा है कि जल में घुलनशील गैस कौन सी होती है। ऐसी कौन सी गैस है जो जल में घुल जाती है। तो हमको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस जल में घुल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब CO2। CO2 गैस जल में घुलनशील गैस होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 33 है। किस हृदय की पंपिंग क्रिया कहा जाता है। इन ऑप्शनों में से किसे पंपिंग क्रिया कहा जाता है, हृदय की पंपिंग। तो हमको पता है संकुचन और विश्राम, मतलब संकुचन मतलब खिंचा, थोड़ा विश्राम हो, ये संकुचन और विश्राम जो है हृदय की पंपिंग क्रिया कहलाती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। लिखा है किसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अपारदर्शी मतलब इधर से उधर आप देख ले। तो कह रहा है अपारदर्शी मतलब नहीं देख पाए, गलत बोल गए, पारदर्शी होगा इधर से उधर देख ले। अपारदर्शी मतलब नहीं देख सकते। लकड़ी क्या है, अपारदर्शी। लेकिन अगर कोई कांच है, कांच, तो अगर आप इधर से प्रकाश डालें तो उधर से हम देख सकते हैं। बहुत सारे ऑफिस में भी शीशा वगैरह लगे होते हैं, तो अपारदर्शी जो है पदार्थ होता है। तो कह सकते हैं जिनमें प्रकाश नहीं गुजरता है साहब अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। आप जाइए, लकड़ी में प्रकाश इधर से टॉर्च लगाओ उधर नहीं जाएगा, लेकिन अगर कोई ट्रांसपेरेंट शीशा है, यानी जिस शीशे में इधर से उधर देखा जा सकता है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कह सकते हैं। क्या नहीं कहते ही है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ, जो कि है अग्नि की 3 आवश्यक वस्तुएं बताइए। अगर अग्नि बनाना है तो उसकी 3 आवश्यक वस्तुएं बतानी होगी जिससे अग्नि और भड़के, यानी कि और बढ़े। तो एक तो ईंधन यानी कि पेट्रोल डाल दो, दूसरा ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए, तीसरा ताप यानी कि टेम्परेचर बढ़ जाए। तो तीसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ईंधन, ऑक्सीजन, ताप, ये पूरा क्रमांक अग्नि की 3 आवश्यक वस्तुएं हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। कह रहे मानव शरीर में कौन सा अंग पाचक रस बनाता है। बहुत सारे अंग हैं वैसे, लेकिन पाचक रस हमको पता है अग्न्यास ही बनाता है। अभी क्वेश्चन था अग्न्यास में क्या होता है, तो पाचक रसों का निर्माण होता है। अब क्वेश्चन आया है कि मानव शरीर में कौन सा अंग पाचक रस कहलाता है, यानी पाचक रस बनाता है। तो अग्न्याशय में पाचक रस बनते हैं जिससे हमारा भोजन पचता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। कह रहा है कि जल को विद्युत चालक बनाने में, अगर कोई जल है, अगर उसे हमें विद्युत चालक बनाना है तो कौन सा पदार्थ जरूरत होगा। तो जाहिर सी बात है जल को बनाने में, विद्युत चालक बनाने में, जल में नमक डाल दो, विद्युत चालक हो जाएगा। बेडरा या तेजाब हम लोग उसी में डालते हैं ज्यादातर, तो नमक ऑप्शन बिल्कुल सही है कि जल को विद्युत चालक बनाने में साहब आप नमक मिला दीजिए, यह विद्युत चालक सॉल्यूशन यानी कि विलेन तैयार हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 38 है। कह रहा है प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है।
तो हमेशा ध्यान रखना, प्रकाश संश्लेषण ना तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ना तो राइबोसोम में होता है, ना तो न्यूक्लियस में होता है, तो किसमें होगा? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसे कई किताबों में लिखा होता है परडहरिम, इंग्लिश में उसे क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है किसे द्रव्यमान की इकाई कहा जाता है? तो द्रव्यमान की इकाई हमेशा किलोग्राम ही होती है, ना तो लीटर होगी, ना तो न्यूटन होगी, ना तो मीटर होगी। तो बात समझ पा रहे हैं? तो किसे द्रव्यमान की इकाई कहा जाता है? तो किलोग्राम को द्रव्यमान की इकाई कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 40। इस वीडियो में सिर्फ 50 क्वेश्चन हम करा रहे हैं। इसके बाद सामाजिक विज्ञान का वीडियो आएगा, उसमें भी 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हम कराएंगे। चलिए बढ़ते हैं इस वाले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है किस गैस की मात्रा वायुमंडल में सबसे अधिक होती है? तो जाहिर सी बात है, वायुमंडल जो होता है उसमें नाइट्रोजन गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। कह रहा है विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो अगर कहीं प्रोटॉन बह रहे हैं तब भी विद्युत धारा नहीं होगी, लेकिन अगर न्यूट्रॉन बह रहे हैं तब भी विद्युत धारा, अगर कोई तार है इसमें, अगर प्रोटॉन बह रहे हैं तो विद्युत धारा नहीं होगी, न्यूट्रॉन बह रहे हैं तब भी विद्युत धारा नहीं होगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, जो हम लोग तार वगैरह यूज करते हैं, अगर इसमें बिजली प्रवाहित यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। डिफिनेशन कभी कभी आ जाती है क्वेश्चन में कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो इसमें बिल्कुल ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। कोई चिंता वाली बात? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 42 है। कह रहा है किस अंग में मनुष्य की रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है? यानी ऐसा कौन सा शरीर में अंग है जिसमें कोशिकाओं का निर्माण होगा? तो हमारी अस्थि और मज्जा में कोशिकाओं का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट से बहुत महत्वपूर्ण हैं, लिख लीजिए, नोट्स तैयार कर लीजिए। आपके पास अभी प्रिपेयर यानी कि तैयारी करने का काफी समय है, तो इसलिए इंतजार करना छोड़िए, वर्क करना स्टार्ट करिए। इट इज द बेटर सिचुएशन फॉर यू। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे कि डीएनए का पूर्ण स्वरूप क्या होता है, यानी डीएनए का पूरा नाम। तो सबको पता है डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो ना तो बी होगा, ना तो सी होगा, ना तो डी होगा, यानी ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। चलिए बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि जितने भी करा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट, चुनिंदा से चुनिंदा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही कहलाते हैं। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है विद्युत परिपथ में बल्ब का क्या कार्य होता है? अगर किसी बल्ब में धारा प्रवाहित की जा रही है तो भाई क्या कार्य होगा? अगर हम घर में बल्ब लगा रखे हैं तो उसका क्या कार्य होगा? भाई प्रकाश देगा, यानी कि प्रकाश उत्पन्न करना इसका कार्य होगा। कोई भी बल्ब अगर मार्केट से खरीद के लाए हैं तो जाहिर सी बात है पूजा करने के लिए तो लाए नहीं, प्रकाश उत्पन्न कराने के लिए ही लाए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इट इज द राइट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 45। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो अगर देखा जाए, हम खुद अपना शरीर देखें तो सबसे पूरे शरीर में हमारी त्वचा फैली हुई है, तो हम कह सकते हैं मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा यानी कि स्किन होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। कह रहा है पौधे में भोजन का परिवहन किस तंतु के द्वारा होता है? किसका परिवहन? भोजन का परिवहन। अगर भोजन बनेगा, हमने अभी बताया था, अगर जल का परिवहन है तो जाइलम, भोजन का परिवहन है तो फ्लोएम, तो इसमें फ्लोएम ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पौधों में भोजन का परिवहन
फ्लोएम के जरिए होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इट इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव शरीर में रक्त का पीएच मान जो है 7.4 होता है। हमेशा याद रखना, कभी कभी डॉक्टर भी पूछता है उनके, जब हम लोग टेस्ट कराते हैं खून वगैरह तो उसमें ये पीएच मापा जाता है कि ऐसा तो नहीं इसका पीएच कहीं बढ़ गया हो, बढ़ गया यानी कि अम्ल बढ़ गया, ऐसा तो नहीं पीएच घट गया, घट गया यानी कि क्षार बढ़ गया, सॉरी क्षारी हो गया। तो अगर देखा जाए तो मानव शरीर में रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 48 है। जल में प्रदूषण का मुख्य कारण क्या हो सकता है? जाहिर सी बात है, अगर एक बोरी हम गिट्टियां डालाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सिर्फ प्लास्टिक ही प्लास्टिक डालाएं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लास्टिक को हम कैरी कर सकते हैं यानी कि बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ डाल दिए जाएं, गंदगी वगैरह, अपशिष्ट पदार्थ, कूड़ा करकट, फिर उसमें ऑक्सीडेशन हो, वो सड़े, तो पता चला इससे जो है जल प्रदूषित होता है। यानी जल प्रदूषण का मुख्य कारण अपशिष्ट पदार्थ होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 49 है। वीडियो के एंड तक हम लोग बिल्कुल आखिरी कगार पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है ब्लड प्रेशर मापा जाता है, जो डॉक्टर लोग मापते हैं ब्लड प्रेशर, उसे क्या कहते हैं? तो भाई ब्लड प्रेशर जो है स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नाम याद रखिए, थोड़ा बड़ा नाम है, आधा आधा पढ़िए। स्फिग्मोमैनोमीटर, 3 वर्ड है, पहला स्फिग्मो, दूसरा मैनो, तीसरा है मीटर। तो हमेशा ब्लड प्रेशर स्फिग्मोमैनोमीटर के जरिए मापा जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ, जो कि वीडियो का एंड करता है। आप लोग इस सेशन को जो है यानी कि इस लेक्चर को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखिए किस टाइप के आपको क्वेश्चन चाहिए। हम इसके बाद सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आ रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके शेयर बटन पे दबा दीजिए। शेयर आप कर देंगे तो आपके दोस्तों को मिलेगा, दूसरी बार लाइक कर देंगे तो हमारे वीडियो की रीच यानी अन्य स्टूडेंट के पास पहुंच जाएगी। तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास 10th से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट इस पे अपलोड है। हमने मैथ के भी क्वेश्चन करा रखे हैं, लेकिन लॉन्ग वीडियो है तो कोई देखता नहीं है, तो इसीलिए फर्स्ट वीडियो मैथ का भी वॉच करिए। उसमें जितने भी हमने क्वेश्चन करा रखे हैं वो सब बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और हम टॉपिक भी उसमें कवर कर लिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। कह रहा है प्रकाश की गति को सबसे पहले किसने मापा था? दुनिया पर ऐसा कौन सा आदमी है जिसने प्रकाश की गति यानी जब सूर्य से प्रकाश आता है पृथ्वी तक तो कितनी स्पीड में आता है, ये किस वैज्ञानिक ने मापा था? तो रोमेर नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश की गति को मापा था कि साहब इतने किलोमीटर यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आता है, इन्होंने ही बताया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो वेटिंग फॉर यू।